नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हवाले से और स्पेशली इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हवाले से। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें आईएमएफ के सामने जाना पड़ता है, उनकी सारी कंडीशन माननी पड़ती है और उससे फिर हमारी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कैसे होती है और क्यों होती है और हम इस नहज पे पहुंचे कैसे? आया इस हुकूमत की कितनी नालायकियां, कितनी गलतियां, इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एलएनजी नहीं खरीदी गई और बिजली का जो यूनिट है अभी जनवरी में 5 रुपए यूनिट बढ़ाया गया और 3 रुपए पेट्रोल जो है उसकी प्राइस अभी जनवरी में बढ़ाई गई मिड में, और अभी स्टार्ट में इससे पहले जो बढ़ाई गई थी वो बिल्कुल यानी 1 महीने में 2 दफा बढ़ चुकी है। कसूर किसका है? क्या इसमें कसूर जो है पाकिस्तानी अवाम का है या हुकूमत की गलत पॉलिसियों का है या ऐसी डायरेक्शन, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम डायरेक्शन लेस बने हुए, हमारी जो प्लानिंग है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और उसके लिए मुझे जॉइन किया हुआ है सीनियर एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर बशारत साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, मुझे एक तो डायरेक्टली इस बात पे आऊँगा कि क्या हमें 75 इयर्स के बाद ये पता चला कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं हो सकती। बेशक आप 1 एटम बम की बजाय 10 एटम बम रख लें और 10 मिसाइलों की बजाय आप 100 मिसाइल रख लें, लेकिन आप कमज़ोर रहेंगे। कितना इत्तेफ़ाक करते हैं इस बात से? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे कम से कम जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनको तो ये बात जो है अब जाकर लगता है कि समझ आई है। क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है और मुहावरे इस सिलसिले में दिए जाते हैं कि अगर आपका पेट खाली है और आप भूखे हैं, तो आप अपनी कोई भी चीज़ बेचने को तैयार होंगे सिर्फ एक रोटी के लिए। तो जब एक कौम बिल्कुल भूखी नंगी हो जाए और उसको इस हाल पे ले आया जाए कि आईएमएफ के जो 1 डेढ़ मिलियन या मैक्सिमम $2 बिलियन हैं एक साल में, वो ना मिले तो ये कौम जो है दिवालिया होने की तरफ जाने को हो। तो जब ऐसी सूरत हो जाए तो फिर आईएमएफ अपनी शर्तें मनवाएगा। और आईएमएफ कौन है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे पीछे साम्राज्य है। जो साम्राज्यी ताकतें हैं, वो उनको आपके एटमी प्रोग्राम भी खटकता है, उनको आपकी फौज भी खटकती है। देखें, पाकिस्तान जो है उसकी फौज एक मजबूत इदारा है। ये वो वाहिद इदारा रह गया। अंग्रेज ने बहुत सारे इदारे यहाँ बनाए थे जब ब्रिटिश राज था यहाँ पर। उस वक्त बहुत सारे इदारे बनाए गए थे, रेलवेज उसमें था और बहुत सारे इदारे थे, महकमा अनहार था। उन सब का बेड़ा गर्क किया जा चुका है। जो भी सिविलियंस के पास आए खत्म हो चुके हैं। रेलवे का हालत देख लें कि कितने खसारे में है, और बाकी जो 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 उन्होंने बनाए थे इदारे, अब वो बेड़ा गर्क उनका हो चुका है। लेकिन ये एक इदारा है जो फौज है हमारी, ये जो अंग्रेज बना कर गया था, इसमें डिसिप्लिन अभी तक कायम है। इसमें मेरिट जो है उसको माना जाता है। मेरिट पर प्रमोशंस होती हैं, मेरिट पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मेरिट पर जो है उनकी पोस्टिंग्स होती हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये खटकती हैं जो साम्राज्य है, जो हमारे दुश्मन हैं, उनके दिलों में। तो उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो हमारी फौज है। उनका सबसे बड़ा दूसरा टारगेट जो है वो पाकिस्तान के जो डॉक्टर कदीर खान ने एक तोहफा पाकिस्तान को दिया, वो खटकता है। क्योंकि वो सिर्फ वाहिद पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जिसके पास वो जो है तोहफा मौजूद है। और ये ना होता तो देख लें आपके जो 71 में हमारा हाल किया गया था, किसी भी वक्त वही हाल बाकी मानदा पाकिस्तान का भी किया जाता। ये तो एक अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मैं कहता हूँ आया, और उसने आकर भुट्टो साहब के का विजन था। उन्होंने कहा था जब उनकी कैंपेन 1970 में चल रही थी, उससे पहले भी, कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। सर, तो अच्छा सर, एक बात आपकी ये वाली कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि साजिशें नहीं होती, किसी भी मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी होती है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भी होती है, लेकिन क्या गलती, वीकनेस, स्पेस ये तो हम ही प्रोवाइड करते हैं ना। आईएमएफ ने तो हमें नहीं बुलाया कि आप हमारे पास आ जाएं। आप बेशक एटम बम आपके पास है या नहीं है, आज सर वो एटम बम तो हमारे काम नहीं आ रहा,
वही $1 बिलियन के पीछे हम कितनी मिन्नतें उनकी कर रहे हैं, मतलब लिटरली हमने उनके पांव पकड़े हुए हैं। तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया की दूसरी जो ताकतें हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, जापान के ऊपर 1945 में एटॉमिक बम अमेरिका ने गिराया, लेकिन आज वही अमेरिकन मार्केट है जिसको जापानीज गाड़ियों ने पूरी तरह कैप्चर किया हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। तो मुझे ये बात सर समझ नहीं आती, या फिर अगर हमारे फौज के लिए हमारे पास सर पैसे नहीं है, तो मैं कहता हूं ये तो जितनी फौज है हमारी 6 लाख या 7 लाख जितनी भी है नंबर, इसको आधा भी कर लेंगे, कहां से सर उनके लिए सारी चीजें पूरी करेंगे? या तो ये घास खाएंगे, तो सर वाकई में आज हम घास खा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस 150 रुपए, बिजली की कीमत 45 रुपए यूनिट, बाकी खाने पीने की अशिया 25% से ऊपर का इन्फ्लेशन। तो सर हम क्या कर रहे हैं? हम घास खाने पे, बल्कि अब घास भी नहीं मिल रही हमें। जी, मैं अर्ज करता हूं, जी ये तो सरासर नाअहली है। ये कोई ये बात नहीं है कि कोई आपका मुल्क जो है वो कोई एकदम नाली के अंदर चला गया, नहीं, ये इनकी नाअहली है। देखें, आपको सिर्फ $2 बिलियन से कम मिलते हैं एक साल में IMF से, ठीक है, 3 साल का वायदा है, $6 अरब उन्होंने देने हैं। उसमें से रुला रुला कर वो 2-2 अरब करके वो देते हैं, पौने 2 अरब 2 अरब एक साल में, जिसके ऊपर इतनी ज्यादा शराइत लगा देते हैं कि आपका जो है आम आदमी पिस जाता है। दूसरी तरफ आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो आपको $30 अरब साल से ज्यादा का भेजते हैं। देखें, वो जो $2 अरब आपको एक साल में मिलते हैं IMF से, वो कर्जा है, वो आपको वापस करना होता है, बहुत बड़े सूद के साथ वापस करना होता है। जबकि ये जो 30 अरब से ज्यादा आते हैं डॉलर्स एक साल में ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से, ये कोई कर्जा नहीं है, ये आपके लिए वो भेजते हैं और आप उनके डॉलर्स को अपने खजाने में डालकर और कागज के रुपए छापकर आप उनके रिश्तेदारों को दे देते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करें, अखराजात को अपने मैनेज करें, आप अपनी इंपोर्ट्स को मैनेज करें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो ये आपको बिल्कुल जो है IMF के पास जाने के सिर्फ $2 अरब के लिए मिन्नतें करने की उनकी जरूरत नहीं है, और $1 अरब के लिए आपको दूसरे मुल्कों के पास जाकर मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर अकल हो, अगर आपके अंदर समझ हो, बूझ हो, क्योंकि इन लोगों के अंदर कोई समझ बूझ नहीं है, किसी किस्म का इनको पता नहीं है, ये बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी होमवर्क के आ गए। अच्छा, आ गए, चलें, आपको कुछ पता नहीं था, लेकिन एक लेमैन को भी अगर कॉमन सेंस हो, उसके अंदर जनरल नॉलेज हो उसके पास, ठीक है, आप बिल्कुल एक जाहिल आदमी को बिठा दें, उसको ये कहें कि भाई तुम तो जाहिल हो, तुम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें इख्तियार देते हैं कि तुम जो मर्जी टीम का बंदा, जिस तरह का बेहतरीन बंदा तुम्हें चाहिए वो तुम हायर कर सकते हो, जिस तनख्वाह पे चाहते हो उसको हायर कर सकते हो। इनके अंदर इतनी सलाहियत भी नहीं है कि अपनी टीम ही ये जो है ना ये सिलेक्ट कर लेते। पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर के मुल्कों में नासा तक में काम करते हैं, वो हर उस इदारे में काम करते हैं और आला तरीन पोस्ट पर हैं, जो कि जहां पर के अमरीकी काम करते हैं या बरतानवी काम करते हैं या ऑस्ट्रेलियन काम करते हैं, ठीक है जी। आपको वहां से वो लोग आने को तैयार थे जब इनकी हुकूमत आई है, ओवरसीज पाकिस्तानीज पूरी तरह पाकिस्तान की मदद करने को तैयार थे और अभी भी हैं। लेकिन आप तो मुल्क में मेरिट का कत्लेआम आपने किया, आपने एक आदमी एक जगह सही जगह नहीं लगाया, राइट मैन एट द राइट जॉब की जगह आपने रॉन्ग मैन एट द रॉन्ग जॉब लगाया। आपने कोई एक से यार, उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब आपका मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। अब आप देख लें, आपने गैस की बात की, बिजली की बात की, मैं डिटेल में आपको बता सकता हूं, मेरा फील्ड है। लेकिन ये सबसे पहले समझने की बात ये है कि ये जो महंगाई है, इसमें कोई आलमी जो महंगाई है उसका ताल्लुक नहीं है। ये आपको ये सबक पढ़ाते हैं सुबह से लेकर रात तक। सर ये अमेरिका की मिसालें सर देना शुरू कर देते हैं, शेख रशीद साहब खड़े होते हैं तो वो कभी लंदन की मिसालें, कभी हिंदुस्तान की। हालांकि हिंदुस्तान में सर आपकी भी बात होती होगी, हमारे भी बहुत सारे लोग दोस्त हैं वहां पर, मतलब ये वाला हाल तो नहीं है कहीं पर भी, ना बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा जो है महंगा मुल्क है। ये आपको ये बताते हैं सुबह से शाम तक कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे सस्ता मुल्क है। बिल्कुल। और जो है हालांकि यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। जी बिल्कुल। वजह क्या है, मैं आपको वजह बता देता हूँ आज क्यों महंगाइयां हुई है। यहाँ पर जो होर्डर्स हैं वो चीजों को दबा लेते हैं, वो जो है अपने बड़े बड़े गोदामों में उनको चीजों को रख लेते हैं और उसके बाद जब उसकी शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, उसको महंगा करके बेचते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है आपका मिडिल मैन, वो पूरी की पूरी आपकी जो है प्रोडक्शन खरीद। देखें, जो चीज इंपोर्ट होती है वो तो इसलिए महंगी हुई है
कि आपने अपना रुपया डिवैल्यू कर दिया, जो 100 रुपए का था वो 180 रुपए का हो गया। सबसे बड़ी वजह तो महंगाई की ये है। तो ये सरासर इस हुकूमत ने किया है ना, ये इससे पहले तो नहीं था। अगर आप डिवैल्यू ना करते तो ना पेट्रोल आपको महंगा लगता, ना आपको और कोई चीज महंगी लगती। आपका सारा जो रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के लिए वो इंपोर्ट होता है ज्यादातर। वो इंपोर्ट जब होता है तो उसके ऊपर आपने जब ये डिवैल्यू इतना कर दिया तो वो 80% बढ़ गई उसकी कॉस्ट। इसी तरीके से लेकिन आपका जो मिडिल मैन है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि वो 3 रुपए या 4 रुपए किलो आलू या प्याज खरीदता है, वो पूरा खेत खरीद लेता है। बिल्कुल। अच्छा, जितना भी हराम का पैसा है जो लोग टैक्स नहीं देते वो मिडिल मैन के पास जाता है, वो उधर इन्वेस्ट करते हैं, वो सारा कैश की बिजनेस होती है। वो 3-4 रुपए किलो पर पूरा का पूरा खेत खरीद लेता है, और जब वो मार्केट में लाकर बेचता है तो वो 40 से 50-60 रुपए तक, और कुछ केसेस में 150-200 रुपए किलो तक बेचता है। ठीक है जी, ये आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। महंगाई इस वजह से है। सब्जी जो पाकिस्तान में महंगी हुई है उसमें कोई बाहर का वो नहीं है, बाहर का कि बाहर अमेरिका में महंगी हो गया, महंगाई हो गई है तो आपकी सब्जी महंगी होगी। भैया वो तो इधर पैदा होती है। जो दूध, पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है दूध की पैदावार में, और यहाँ दूध जो है आपको डब्बा वो जो ये प्रीमा और इस तरह के जो है फ्रेश मिल्क है, 175 रुपए का हो गया है 1 लीटर। बिल्कुल। और आपका जो ये डब्बे का दूध होता है जिसमें कि पाउडर होता है, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, ये जो पैकेज मिल्क है ये 165 रुपए का लीटर हो गया है जी। बिल्कुल। यही दूध इससे आधी कीमत पे अमेरिका में, बर्तानिया में और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, आधी कीमत। सर बात एक और भी, बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की, आपने एग्जैक्ट मतलब मेरे दिल की बात की। सर एक चीज और है कि मतलब 2018 से पहले इमरान खान साहब कहा करते थे बिजली का यूनिट सर 8 से 10 रुपए का यूनिट हुआ करता था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है 60 रुपए से लेकर 80 रुपए के दरमियान थी, सारी चीजें थी। सर इसने सिविल डिसओबीडियंस का अनाउंस किया था डी चौक में खड़े होकर, और ये लोगों के सामने अपना बिल कहता है ये मैं जला रहा हूं और आपने भी जलाना है, आपने बिल नहीं देना, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, हुंडी के जरिए आपने पैसा बाहर भेजना है, पाकिस्तान में नहीं लेके आना। सर आज हर चीज मतलब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन आज खान साहब कहते हैं यार आप क्या अपने एडवाइजर्स को कह रहे होते कि यार आप लोग किस लिए मैंने इतनी फौज रखी हुई है, अब बताएं लोगों को कि अपोजिशन वाले झूठ बोल रहे हैं। हमाद अजहर की नालायकी, सर जो शाहजेब खानजादा के साथ पिछले 2 महीनों से ट्विटर पे सींग अड़ाए हुए हैं, नालायकी ये है कि एलएनजी नहीं खरीदी और हमें एलएनजी ना मिलने की वजह से मतलब हमें फर्नेस ऑयल से बिजली बनानी पड़ी, उसका यूनिट मैं और आप सर क्यों पे कर रहे हैं? हुकूमत की नालायकी के पैसे मैं और आप क्यों दें? उनकी जाहिलियत के, उनके मिसमैनेजमेंट के क्यों दें हम सर? इसमें मैं आपको कुछ अर्ज करूं, देखिए क्योंकि ये सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, शाहजेब खानजादा भी सही इंफॉर्मेशन नहीं देता और बाकी लोग भी। सर मैं उसकी बात, उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूं सर, मैं वो करे, लेकिन सर आपकी हुकूमत ट्विटर पे नहीं चलती, हुकूमत आपकी ऑन ग्राउंड चलती है, जो आपकी मिनिस्ट्री का काम है एनर्जी की मिनिस्ट्री का, आप वो नहीं कर रहे। आप फजूल के मतलब पढ़ो में कभी कहते हैं इधर मुनाजरा कर लो, कभी कहते हैं उधर मुनाजरा कर लो। सर ये मैं कह रहा हूं, देखें वजह सिंपल है कि इनकी एनर्जी मिनिस्ट्री में कोई क्वालिफाइड एनर्जी का स्पेशलिस्ट ही नहीं है ना। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। तो जब आपके पास है नहीं तो फिर ये बोंगियां मारते हैं, बोंगियां मारना आप समझते होंगे उर्दू में कहा जाता है, इधर की बात करते हैं उधर ही करते हैं, असल बात इनको पता ही नहीं है। असल बात क्या है, एलएनजी जो है वो एक बहुत महंगा फ्यूल है, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। दीज आर कॉल्ड इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स। आप ये बात गौर से समझ लें, अपने नाज़रीन को बताइए। देखिए इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है? एलएनजी इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट कोल होता है पाकिस्तान में, और फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है, डीजल भी इंपोर्ट होता है, ये सारे बिजली बनाने के काम आते हैं। ठीक है जी। अगर आप इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे बिजली बनाना शुरू करेंगे तो क्योंकि उसकी कीमत पे आपका कंट्रोल नहीं होता, आपके मुल्क में पैदा नहीं हो रही, और जब भी क्राइसिस आता है, कुछ होता है आपका, हाँ रुपया डिवैल्यू होता है, कितने सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे उनका इंपैक्ट आता है। आपने रुपया डिवैल्यू कर दिया, 100 वाला रुपया जो है वो 180 का कर दिया, तो 80% तो यहीं पर महंगा हो गया ना आपका। तेल भी महंगा हो गया आपका, फर्नेस ऑयल भी महंगा हो गया आपका, डीजल भी महंगा हो गया, आपकी एलएनजी भी महंगी हो गई, आपका कोयला भी महंगा हो गया जो इंपोर्ट होता है। इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर कभी आप जो है ना वो बिजली ना बनाएं। ये जो एलएनजी, देखें 2015 में नून लीग की हुकूमत ने बहुत बड़ा जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, पाबंदी लगा दी कि आप कोई नया जो है रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे, ना विंड का लगाएंगे ना सोलर का लगाएंगे। वजह यह थी
कि वो एलएनजी को मुल्क में लाना चाहते थे, वो इंपोर्टेड कोल को मुल्क में लाना चाहते थे, इन पर पावर प्लांट्स लगाना चाहते थे। इंपोर्टेड कोल पे, इंपोर्टेड एलएनजी पे, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पे इतनी महंगी बिजली बनती है कि वो मैं आप क्या कि बड़े से बड़ा कारखानेदार बिल्कुल सही। अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो उस बिजली पे जो एलएनजी पर बनेगी, अगर वो कारखानेदार देखें, कारखानेदार जो हैं, जो एप्टमा है, जो ये टेक्सटाइल जी, मिल्स हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। इनको इनकी इनको बॉडी है। बिजली जो है सब्सिडाइज्ड मिलती है, ठीक है जी, इनको गैस सब्सिडाइज्ड मिलती है। इनको जो गैस है, अगर वो 6 रुपए का यूनिट पड़ता है इनका, बिल्कुल। तो एमएमबीटीयू। वो जो है आप अगर वहां से एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, तो वो तो आपका वारा ही नहीं खाता, आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा इनको सब्सिडीज देते हुए। सर तो एलएनजी बिल्कुल पाकिस्तान का हल नहीं। इसमें क्या होता है, मैं आपको हल बताता हूँ ना, जी, जी, प्लीज़। तो इनको कोई बताता नहीं है। मैं क्योंकि इसी फील्ड का मैं अल्टरनेटिव एनर्जी जी, जी। स्पेशलिस्ट, ये जो है अल्टरनेटिव गैस देने की जरूरत है। जो टेक्नोलॉजीज मैं लाया हूं बाहर से, जी। मैंने इनको बताई, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि एलएनजी में इंपोर्ट करने में, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने में, ये बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूं। देखिए इस पे जो है ना हिल जाएंगे सब, जो जिसे कहते हैं तहलका, जी, जी। जैसे .com है आपका, ये तहलका टाइप में आपको एक जी, जी। खबर देने लगा हूं। एलएनजी इंपोर्ट करने में, कोल इंपोर्ट करने में, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने में अरबों रुपए का कमीशन बनता है, बेशक। किकबैक बनते हैं। इसलिए इन फ्यूल्स पर कारखाने लगाए जाते हैं, जी। क्योंकि हर महीने ये इंपोर्ट होना होता है। एक दफा कारखाने लग गया तो बहुत बड़ा किकबैक ले लिया गया। उसके बाद हर महीने फ्यूल भी इंपोर्ट होता है। अगर आप अल्टरनेटिव एनर्जी पे लगाते हैं कारखाने, जी। तो फ्यूल तो कम से कम जो है वो फ्री होता है ना। जी। पानी है या हवा है या सूरज है, ये तो फ्री है, या बगास है। अब जब आप इंपोर्टेड फ्यूल पर कारखाने लगाते हैं, तो हर महीने जो फ्यूल इंपोर्ट होता है उस पे पैसा बनाया जाता है, उस पे अरबों रुपए जो है कमीशन, किकबैक्स वो इनकी जेबों में जाते हैं। इसलिए अच्छा, ये सारा फिर क्या होता है, आपके मुल्क में सिर्फ 8,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है सर्दियों में, जी। और सिर्फ 19 से 21,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है गर्मियों में। जी। वो भी बढ़ती इसलिए है, इसलिए नहीं कारखाने चल पड़ते हैं गर्मियों में, बल्कि वो घरों में लोग एयर कंडीशनर्स लगाते हैं। बिल्कुल। आपने 40,000 मेगावाट, 39,000 मेगावाट के कारखाने लगा दिए हैं, और जी। 2025 तक ये बढ़कर 72,000 मेगावाट हो जाएंगे। जी। रिक्वायरमेंट आपकी 8,000 है, आपने 72,000 लगा दिए, तो सर एक एक सर एक चीज़, फालतू बिजली है। सर ये इस पर आप ये जो वाला है ना सर्कुलर डेट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, सर, कैपेसिटी पेमेंट्स आप देते हैं। देखें मेरी सर, मैं आपसे एक चीज पे डिसएग्री इस पॉइंट पे मैं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो चीज उन्होंने गलत की, आपने कोल के ऊपर बात की कि मतलब इंपोर्टेड कोल के ऊपर वो चला रहे थे या फर्नेस ऑयल के ऊपर चला रहे थे। सर द थिंग इज, जो चीज एलएनजी पे थी, इस हुकूमत ने एलएनजी नहीं इंपोर्ट की ऑन टाइम, तो आज वो मैं और आप भुगत रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी अगर उन्होंने प्रोड्यूस कर ली मुस्लिम लीग वालों ने, मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, मैं ये नहीं कहता कि उनकी हुकूमत में कोई मतलब दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन सर हालात हमारे फॉरेन पॉलिसी से लेके हमारे इंटरनल सिक्योरिटी तक और हर चीज बहुत अप टू डेट और बहुत बेहतर थी, बल्कि मैं कहूंगा बेहतरीन थी। आज सर हमें दुनिया में छोटे से छोटा मुल्क भी हमें लिफ्ट नहीं कराता, हमें जिसे कहते हैं कि मतलब देखता भी नहीं कि यार पाकिस्तान भी कहीं एग्जिस्ट करता है। सर ये वाली कहानी मतलब कब तक हम करेंगे? मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ को आपने एग्जाइल में डाल दिया, पहले वो जेल में थे, आपने क्या निकाला उस इस करप्शन के हवाले से? अगर उन्होंने कुछ किया, फिर उसका भाई यहां पे है, उसको भी 2-3 दफा आप जेल में डाल चुके हैं। सर मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ अवाम का ये हल नहीं करवाना चाहते, इनकी नालायकी है। मैं नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे कोई वो नहीं देना चाहता, लेकिन जो लोड शेडिंग का खत्म करने का क्रेडिट है वो हम उसको देंगे, विदाउट इसके कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम नवाज शरीफ के घर से खाते हो, ना इमरान खान, ना आप, ना मैं, ना कोई और, अपनी देखिए, मेहनत मेरा करते हैं और वो खाते आपकी हैं। बात मैं लेकिन समझ सर गया हूँ। नालायकी इनकी होती है, मैं तो आपकी हम क्यों भुगत रहे हैं इसको? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखें, सर अब मैं एक और बहुत बड़ी बात करने लगा। श्योर मेरा ताल्लुक ना नून लीग से है, ना पीपल्स पार्टी सर, से है, सेम हेयर, बिल्कुल ना यही बात है। पीटीपी से, इससे पीटीआई से है। जी ठीक है जी, बिल्कुल, मैं तो सिर्फ मुल्क के लिए बात करता हूँ, आप लोगों एग्जैक्टली के लिए बात। आपका मुल्क है, आपने चलाना है, आपने इसमें रहना है। ठीक है जी। जी। अब मैं आपको वो बात करता हूँ। देखें, बात ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा। जो नून लीग के ये लीडरान हैं, शहबाज शरीफ साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, पंजाब में इनकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है, लोग यस सर इनको बिल्कुल। चाहते हैं। ठीक है जी।
हम इसको माने या ना माने, वहां पे इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। यस सर। इसी तरीके से पीटीआई ने पिछले 20 साल 22 साल इन्होंने मेहनत की, इमरान खान साहब ने, इन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया, जी जो कि इन्होंने फिर ये महंगाई करके ज़ाय किया है। मैं कहता हूं कि बड़ा कुछ ये कर सकते थे, इन्होंने जो वोट बैंक बनाया था उसको भी ज़ाय एग्जैक्टली किया। इसी तरह पीपल्स एग्जैक्ट पार्टी का सिंध में है, पूरे पाकिस्तान में था, लेकिन उनकी अपनी गलतियों से बिल्कुल उन्होंने खोया है, और अब वो सिंध में उनका वोट बैंक है। ये बेशक तीनों बातें ठीक है। बेशक। आइंदा जो होगा वो ये है कि जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं, वो एक बहुत अच्छी लीडर बन के उभर रही हैं। जब भी आप उनकी बात सुनते, अगर वो सिर्फ जो है ऐसी बातें ना करें जो कि एग्जैक्टली एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं, जी या एस्टेब्लिशमेंट दोनों किस्म की है, सिविल और फौजी, जी जी उसके खिलाफ ना जाएं और वो सिर्फ सियासत की बात करें और अपने साथ एडवाइजर्स अच्छे रखें, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आइंदा वजीर आजम उन्हीं को होना है। राइट ये इन लोगों की जितनी इन्होंने ये आए थे ना पॉपुलर वोट लेकर, जी मैं नहीं समझता कि इनकी बैसाखियां कोई ऐसी थी कि ये दूसरों को हराया गया है। मैं ये समझता हूं कि उस वक्त इन्होंने धरने में लोगों को जो सब्ज बाग दिखाए थे, जी मेरे जैसे लोग भी वो कन्विंस हो गए थे कि इनके बगैर ये अगर आएंगे तो अगले ही दिन यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहने लगेगी। इनके पास हर किस्म का एक्सपर्ट मौजूद है, जी और ये बिल्कुल हर फील्ड में उसको लगाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सारी सिर्फ जबानी जबानी जमा खर्च की बातें थी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अमीर को अमीर तर कर दिया है, जी ठीक है, गरीब को गरीब तर कर दिया है, मिडिल क्लास को बिल्कुल खत्म कर दिया है। बिल्कुल देखिए, सारी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां मिडिल क्लास जो है वो मुल्क को चलाती है, और वो एग्जैक्टली बड़े खुशहाल होते हैं। जी और वही वो लोग होते हैं जो अपने मेरिट के बलबूते पर, अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने एक्सपीरियंस के यस और जो है ना क्वालिफिकेशंस के बलबूते पर अपने मुल्कों को तरक्की देते हैं। डॉक्टर एग्जैक्ट कदीर खान कौन थे? यस डॉक्टर सलमा मुबारक कौन है? ये वो लोग हैं जो जद्दी पुश्ती अरबपति नहीं थे। जी वो बिल्कुल जो है कारखाने लगाकर या हराम कमाकर वो नहीं, उनके पास पैसा आया। बेशक ये वो लोग थे जिन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल की, पीएचडीज की, राइट पीएचडीज करके ऐसी नॉलेज हासिल की कि एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो चीज आपको दी, वो आपके 10 लाख फौजी जो है वो नहीं दे सकते। जी आप बेशक 50 लाख फौज खड़ी कर दें सरहद के ऊपर, और अगर आपके पास एटम बम नहीं है तो दुश्मन चढ़ाएगा आपके ऊपर, क्योंकि दुश्मन का 50 लाख से वो 4-6 गुना बड़ा है आपसे। जी ठीक, कन्वेंशनल वार में वो मारेगा बुरी तरह आपको। जी लेकिन एक आदमी अगर वो मिडिल क्लास का हो, क्वालिफिकेशन उसके पास हो, एक्सपीरियंस उसके पास हो, जी वो आपको ऐसी चीज दे सकता है कि आपके 10, 50, 60 गुना भी अगर फौज बड़ी है दुश्मन की, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही राइट चीज हर फील्ड में है। आपके एनर्जी के फील्ड की आपने बात की, मेरे पास एनर्जी की वो टेक्नोलॉजीज हैं कि मैं इस मुल्क की काया पलट सकता हूं, मुफ्त फ्यूल दे सकता हूं, मुफ्त। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे बायोडीजल हम दे सकते हैं, हमने दी है टेक्नोलॉजी। एथेनॉल से हम जो है पेट्रोल जो की जी जगह एथेनॉल जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। रिफ्यूज डिराइव फ्यूल मैं आपको दे सकता हूं, सब कुछ, ये सारा कुछ दिया है इस मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को। जी इन लोगों ने, इस हुकूमत ने सबसे बड़ा जो जुर्म किया है, सबसे बड़ा क्राइम इनका ये है, इन्होंने अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड को ही खत्म कर दिया। राइट कैबिनेट से मंजूरी ले ली कि इसको खत्म कर दिया जाए, ताकि सिर्फ जो है इसी पर बिजली बने, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर, राइट इंपोर्टेड बिल्कुल इलेक्ट्रिक सही पर, इंपोर्टेड कोल पर, जी इंपोर्टेड बिल्कुल फर्टिलाइजर पर, इंपोर्टेड डीजल पर। राइट आपने राइट वो बिल्कुल इदारा ही खत्म कर दिया। इंडिया में पूरी मिनिस्ट्री है अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी सर की, यहाँ एक छोटा सा इदारा था उसको भी खत्म कर दिया। इससे बड़ा जुर्म बिल्कुल इस कौम के लिए हो नहीं सकता। सर बात यही है कि हम मतलब अपने इर्द गिर्द वो इंडिया हो वो बांग्लादेश हो या कुछ और ममालिक हो हम उनसे सीखते नहीं हैं अफसोस के साथ। हम यही करते हैं कि हमें इम्पोर्टेड लोग आके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी लीड करते हैं और बाकी भी हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर भी ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही आते हैं, तो वो उन्होंने इम्पोर्टेड फैसले करने, उन्होंने किसी के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाना। और रही बात इमरान खान साहब की, तो मतलब लोग पहले कहते थे कि सेलेक्टेड, लेकिन मैं काफ़ी श्योर हूँ उसके बारे में कि उनके फैसलों से लग रहा है कि वो किस किस्म के सेलेक्टेड आदमी और कितना बेड़ा गर्क किया मुल्क का, कौम का, पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो इमेज है तबाह बर्बाद करके वो रख दी है। लेकिन खैर अभी तो उनके 1.5 पौने 2 साल बाकी, और वो आवाज भी लगाते हैं कि आप लोगों ने भाई घबराना नहीं, अगर आपके पास आटा नहीं तो आपने रोटी खानी नहीं, लेकिन बाकी कुछ भी है।
लोग भूखे मरते हैं मरे, लोग बिजली का यूनिट 50 रुपए का खरीदे या 100 रुपए का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल 150 का हो चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द 200 की तरफ जाएगा, डॉलर वगैरह और बाकी सारी चीजें भी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।